हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम इसमें कवर करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 जो कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, एनईपी के अंडर जो चल रहा है उसी का हम लेक्चर नंबर 2 करेंगे। हमने इससे पहले लेक्चर नंबर 1 जो है वो उसको कवर कर लिया है और इसकी सिलेबस की जो वीडियो है वो हमने डाल दी है। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के नाम से, जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। हम इसमें पूरा कवर कराएंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जो भी है। तो आज हम इसको पढ़ते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। इसमें क्या बोल रहा है, वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1927 में बताया कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन x एंड मोमेंटम p को एक साथ 100% एक्यूरेसी के साथ मेज़र करना इम्पॉसिबल है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे हैं कि पोजीशन x और मोमेंटम को क्या करना 100% एक्यूरेसी के साथ मेज़र करना क्या है हमारा इम्पॉसिबल है। मान लो अगर हमने पोजीशन x जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली सही, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम में गलती हो जाएगी, और अगर मान लो मोमेंटम सही होगा तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी। तो यही उन्होंने बताया था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में यही चीज़ बताई गई है। इसका मतलब क्या है कि डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन हमारा h/4π होगा, यानी कि इतने के समथिंग उसमें गलती होगी। यहाँ पर जहाँ पर डेल एक्स को हम क्या ले रहे हैं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल पी क्या है हमारा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और एच क्या है हमारा प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद है हमारा यहाँ से वी नो पी बराबर एम वी होता है। हमें पता है कि पी क्या होता है, एम वी के इक्वल होता है। सो हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू एम डॉट वी। हमने क्या कर दिया है, सिर्फ डेल्टा पी था उसकी जगह क्या रख दिया है हमने एम वी। तो डेल्टा था तो एम इंटू डेल्टा वी कर दिया है हमने इसको। पी डेल्टा पी था उसकी जगह हमने क्या कर दिया, एम इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन h/4π। अब यहाँ से डेल्टा एक्स तो ऐसे ही रहेगा और डेल्टा वी भी ऐसे ही रहेगा, बस हम एम को कहाँ ले जा रहे हैं, इसके साइड में ले जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन h/4π एम। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी तो समझ में आया होगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारा हो गया है यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स है हमारा। यहाँ पर क्या है देखो, न्यूक्लियस के चारों तरफ 3D स्पेस जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होता है मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एक 3D स्पेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। कम से कम कितनी होती है, 90 से 95%। उसे ही क्या कहते हैं हम, ऑर्बिटल। यानी कि ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब यहाँ से है डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल वर्सेस ऑर्बिट, है ना। ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच का डिफरेंस बोल रहा है। तो यहाँ से देखो इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ये यहाँ पर इसके फीचर्स दिए गए हैं, और इस तरफ ऑर्बिट के बारे में बताया जाएगा, इस तरफ ऑर्बिटल के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ से देखो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ 2D होता है। ऑर्बिट क्या होता है, एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होता है, 2D होता है सिंपल। एंड ऑर्बिटल क्या होता है, एक 3D स्पेस और क्लाउड होता है। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट क्या किया कि ये तो क्या होता है, एक 2D सर्कुलर पाथ होता है, और ये क्या होता है, 3D स्पेस होता है, या फिर हम किसको क्या बोल सकते हैं, इसको क्लाउड। और पोजीशन क्या होती है भाई, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स होती है, और ऑर्बिटल में क्या होती है कि सिर्फ मिलने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। ठीक है, ये नहीं पता फिक्स होती है नहीं, सिर्फ इसमें मिलने की पॉसिबिलिटीज़ होती है इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल में, और ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स होती है। अब हाइजेनबर्ग इसके तो अगेंस्ट रहता है, किसके, ऑर्बिट के। ऑर्बिट के क्या करता है, खिलाफ रहता है, अगेंस्ट रहता है, लेकिन ऑर्बिटल को क्या करता है, ये फॉलो करता है हाइजेनबर्ग। और कैपेसिटी क्या होती है यहाँ, 2n² इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है। ये क्या करता है, ऑर्बिट 2n² इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये क्या होता है कि एक सिंगल ऑर्बिटल, यहाँ पर है ये एक सिंगल ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। इसका एक सिंगल ऑर्बिटल क्या करता है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम बोल रही हूँ, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ये होल्ड कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। अभी पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। अभी नेक्स्ट क्या है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होती हैं। देखो इसमें है सबसे पहले एस ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर क्या होती है, L बराबर 0, और तुम्हें पता है भी एस ऑर्बिटल्स में एक कितने होते हैं, 2 होते हैं इनके पास। यहाँ से देखो शेप क्या होती है, इसकी स्फेरिकल होती है, जैसा कि इसको यहाँ पर दिख रहा है स्फेरिकल। ये नॉन डायरेक्शनल होता है, यानी कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ये हमारा 1s है। ठीक है, 1s ऑर्बिटल है ये हमारा, जो हमारा यहाँ पर बना हुआ है, ये y है, ये x एक्सिस है, और ये क्या जा रही है इसमें z। ठीक है, यहाँ दिख रहा है तुम्हें, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, जैसे जैसे क्या करता है इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, तो इसका साइज़ भी बढ़ेगा भाई। जैसे जैसे इसका क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो
साइज ऑफकोर्स इसका बढ़ेगा। और बीच में रेडिकल नोड्स आते हैं, क्या होते हैं, ये रेडियल नोड्स जो हैं बीच में आ जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, इसमें 0 होती है। ठीक है, समझ में आया ये। नेक्स्ट चलते हैं पी ऑर्बिटल। अब पी ऑर्बिटल में क्या है, यहाँ पर L बराबर 1 होता है, यानी कि ऊपर हमने क्या दिखा कि L क्या होती है, वहाँ पर 0 होती है, लेकिन यहाँ पर L बराबर 1 होती है। भाई देखो यहाँ से मिल रही है ना इसकी 1, और वहाँ पर क्या थी, यहाँ पर तो 0 थी, नहीं मिल रहा था। तो यहाँ से देखो अब P में कितने होते हैं तुम्हें पता है, 6 होते हैं। ठीक है, एक में 2 होते हैं, हमने अभी पीछे करवाया था कि ऑर्बिटल में क्या होता है, मैक्सिमम ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। तो एक में क्या होंगे इसके, एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। और P के पास कितने होते हैं, P ऑर्बिटल के पास 6 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और S ऑर्बिटल के पास कितना होता है, 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो शेप क्या होती है इसकी, डम्बल, और उसकी क्या होती है एस ऑर्बिटल की, स्फेरिकल। इसकी क्या होती है, डम्बल, जैसा कि तुम्हें दिख रहा होगा। ये इसकी एक्स है, यहाँ पर वाई एक्सिस है, और ये कौन सा है इसका, 2p(x²). ठीक है, जैसे भाई 2p(x²), क्योंकि एक्स एक्सिस पर ही तो है इसकी ये शेप। तो यहाँ से ये बन रहा है, कितना नोट्स मिल रहा है, सॉरी कितना मिल रहा है हमें, ये एल की वो 1 वैल्यू मिल रही है हमें एल की। और यहाँ से भी हमें 1 मिल रहा है, लेकिन ये किस पर है, अब y², यानी कि y एक्सिस पर है, तो 2py²। और ये किस पर है भाई, z एक्सिस पर है, तो इसको हम बोल रहे हैं 2pz²। और ये 2p क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ से ये p ऑर्बिटल है। ठीक है, अब नेक्स्ट है लोब्स, है ना। लोब्स के बारे में पढ़ लेते हैं, लोब्स क्या। हाँ, तो देखो ये लोब्स, एक बार लोब्स के बारे में देख लेते हैं। ये लोब्स जो अभी हमने बताया वो क्या है, देखो ईच ऑर्बिटल में 2 लोब्स होती हैं, यानी कि हर एक ऑर्बिटल में क्या होती है, 2 लोब्स होती हैं। और यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है इन लोब्स में। एंड नोड में इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी 0 होती है। जैसे अभी ऊपर देखा भाई, वहाँ पर क्या थी, एस ऑर्बिटल में 0 थी इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी, लेकिन यहाँ पर लोब्स हैं इसके पास, क्योंकि लोब्स नहीं था उसके पास, एल हमारा 0 था। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका लोब्स में क्या होते हैं, हर ऑर्बिटल के पास 2 लोब्स होती हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। नोड में इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी 0 होती है। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्शनल क्या होती है, हमारी तीनों एक्सिस के अलोंग फिक्स होती है डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से है डी ऑर्बिटल्स। अभी हमने एस देखा था, पी ऑर्बिटल्स, और यहाँ पर क्या है हमारा डी ऑर्बिटल्स। देखो एस में तो हमारा एल बराबर 0, एल पी में कितना था हमारा 1 मिल रहा था, और यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स में एल बराबर 2 है, और इसके पास है कितने, हमारा 10 है। ठीक है, इसके पास हमारे 10 इलेक्ट्रॉन है, dxy dy(z) dxz dx² y², dz²। ठीक है, अब यहाँ से शेप क्या है इसकी, डबल डम्बल है। ठीक है, पी की क्या थी, डम्बल थी, लेकिन इसकी क्या है, डी ऑर्बिटल की डबल डम्बल। अब यहाँ से देखो ये है, जैसे यहाँ से देखो इसकी दिख रही है ना, डबल डम्बल है, ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ से इसको डी एक्स वाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्स पर भी है और वाई पर भी है। ठीक है, और यहाँ इसके डी वाई जेड, क्योंकि ये जेड पर भी है और किस पर भी, हमारा वाई पर भी है। यहाँ से देखो इसको बोल रहे हैं डी एक्स जेड, क्योंकि एक्स पर भी मान सकते हैं इसको, हम जेड पर भी मान सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा dx² - y² मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है इसका, dz² मिल रहा है। समझ गए। यहाँ से देखो इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने होते हैं इसमें, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। भाई तुमने देखा ना 5 ही तो मिल रहे हैं, तभी तो 10 इलेक्ट्रॉन कवर कर रहा है वो। अब इसमें 2 नोडल प्लेन्स होते हैं। ठीक है, इसमें कितने होते हैं, 2 नोडल प्लेन्स होते हैं। dz² के अलावा इसमें 4 लोब्स होते हैं। dz² के अलावा इसके अलावा क्या होते हैं, इसमें 4 लोब्स होते हैं, जबकि dz² में 2 लोब्स और 1 रिंग होती है। ठीक है, dz² में कितना होता है हमारा, dz² में हमारा होता है 2 लोब्स और 1 रिंग होती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। बाकी जो चैनल से नए जुड़े हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो इसमें हम पूरा केमिस्ट्री और पूरा फिजिक्स और मैथ कवर करेंगे बीएससी 4th सेमेस्टर के लिए। बाकी अगर किसी अदर सेम के लिए चाहिए तो कमेंट में बता देना। और इस पर एमएससी जो मैथमेटिक्स है उसकी भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, अभी 2nd सेम के पेपर आने वाले हैं। तो किसी के अगर बहन भाई हो या कोई हो रिलेशन में तो शेयर कर देना ये वाला चैनल उसको। एंड बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं हम कल की नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 3 के साथ। ठीक है।